हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। पिछले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल्स देख लिए थे। आज के लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ नई नई बातें, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें सीखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो फॉर्म होता है इसका, लिखने के तरीके होते हैं, जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। जनरली लोग इसको इग्नोर मार देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीख लीजिए, अभी सीख लीजिए, बहुत काम देगा। दो फॉर्म, एक जनरल फॉर्म, एक नॉर्मल फॉर्म। जैसे आपका कुछ लिखा हुआ है एफ ऑफ और अंदर में आपने लिख दिया एक्स वाई, फिर वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, डॉट 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 डॉट, वाई एन, सब कुछ ब्रैकेट में है, बाहर में सिर्फ कैपिटल एफ है। एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या होता है? इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन ही तो होता है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या है ये? इक्वेशन है। अब इस बॉक्स के, ये ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है? जो भी आपका जिस चीज का फंक्शन आपको है, जैसे यहां पे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ये किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो ये इसमें वेरिएबल्स हो गए। क्या हो गए? ये वेरिएबल हो गया। उसी तरह से एफ ऑफ इतना का फंक्शन, मतलब ये सब क्या हो गए? ये सारे वेरिएबल्स हो गए। अब वो बाद की बात है कि उसमें से कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन हमको तो इतना पता चल गया कि एफ ऑफ समथिंग, वो जो बॉक्स पैरेंथेसिस में रहता है अंदर में, वो सारे के सारे वेरिएबल्स ही होते हैं। और वो सब का अगर फंक्शन इक्वल टू जीरो है, तब ऐसे वाले फॉर्मेट को बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का ये एक तरीका है, जहां पे आप बोल सकते हो एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ n प्लस टू वेरिएबल्स। यहां पे देखो पावर कितना है? n बोल रहा है n प्लस टू वेरिएबल्स। अरे कैसे हो गया? यहां से यहां तक तो हमको n वेरिएबल्स मिला, दो वेरिएबल तो ये है ना, तो n प्लस टू नहीं हो गया? n प्लस टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब इसको देखो, जैसे y डैश है, इसका मतलब क्या होता है? हम तो जानते हैं ये dy बाई डी एक्स होता है। y डबल डैश क्या होता है? इसका मतलब होता है d2y बाई डी एक्स होता है। और एक बात और, हम बहुत ही पेशेंस से आराम से पढ़ाएंगे। प्लीज प्रभु, इस बार मुझे मत बोलना हाथ बढ़ा करके, प्लीज पढ़ा दो, जो जल्दी खत्म कर दो और उड़ा दो। अरे हम नहीं उड़ाएंगे, हम सदियों सदियों तक पढ़ाएंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। तुमको जल्द हड़बड़ी है, किताब उठाओ, कोई भी चाट जाओ, एग्जाम निकालो, बन जाओ अफसर, घुमाओ। हम यही हैं, हमको पढ़ाने दो प्लीज। प्लीज मेरे पे प्रेशर मत डालो कि सर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करे दे। अरे नहीं, सिलेबस ही कंप्लीट करना है तो ये क्रैश कोर्स जाओ, आईएमएस दिल्ली जाओ और साउथ इंडिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और कंप्लीट करो, ऑफिसर बनो, खिसको। हम वो सब चीज़ ना, हम प्रेशर आ जाता है ना मेरे पे, तो मेरा एफिशिएंसी खराब हो जाता है। फिर मैं जो डिलीवर करना चाहता हूँ, अच्छे से हर चीज़ बारीकी बताना चाहता हूँ, नहीं होता मेरे से, नहीं होता। हम नहीं पढ़े हैं कभी, ना ऐसा नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसे नहीं होगा मेरे से। लीनियर अलजेब्रा में इतना प्रेशराइज कर दिया तुम लोग, लास्ट का 2-3 लेक्चर्स में देखना, फ्रस्ट्रेशन से हम पढ़ाएं, किसी तरह से खत्म कराएं, वो भी ठीक से हम खत्म नहीं किए हैं और वो हम नहीं करेंगे खत्म। जाओ एक सजा है तुम लोग का, नहीं करेंगे खत्म। वो तभी खत्म हो करेंगे जब देखेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है सर, उसमें आगे और बता दो, आगे और बता दो, इस तरह से मेरे को कॉल आएगा, तभी हम आगे बताएंगे, वरना रहने दो उस तरह से। सीरियसली, मैं सीरियसली फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको डाल रहा हूँ वीडियोस, बना रहा हूँ, सर कब खत्म करेंगे, और कितने लेक्चर्स लगेंगे, और कितने लेक्चर्स लगेंगे, अरे कब खत्म करेंगे। अरे सिलेबस जिसने डिज़ाइन किया है ना, तो उसको जाके पूछो ना। शॉम आउटलाइन वाला इतना 435 पेज का किताब आता है तुम्हारा, हर चीज़ का, तो हम हर एक एक लाइन एक्सप्लेन किए हैं उसमें। कौन करता है इतना? कोई नहीं करता, हम करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं होता, इसीलिए तो बना रहे हैं ना। अगर हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन करना रहता, ऐसे ही करना रहता, तो फिर हम क्यों बनाते? फिर ऐसे बहुत सारे मार्केट में है, जाओ कर लो। हमसे नहीं होगा, हम बोल रहे हैं, प्लीज हमको प्रेशर मत डालो। हम 10 साल पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, एक ही चीज को हम 10 ही साल पढ़ाएंगे। लेकिन y डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, y डबल डैश इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है। तो ये सब चीज को आप अंदर में फीड करो, x y सब को अंडर में डाल दो, और सब का फंक्शन अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है, तब ऐसे लिखने वाले स्टाइल को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। किस फॉर्मेट में? जनरल फॉर्म में। अब देखो अलग से, अब हम लिखे जो यहां पे है ना yn, जैसे yn है, ये क्या है? इसका मतलब तो यही होता है कि nth डेरिवेटिव लेना है।
तो डी एन वाई बाई डी एक्स एन, अगर y मतलब x अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब, ठीक है, t रहेगा तो t ले लेंगे, s रहेगा तो s ले लेंगे। तो नॉर्मल कन्वेंशन से हमको ये पता रहता है कि y जनरली फंक्शन होता है x का, इसलिए इस तरह से लिख दो बाई डिफॉल्ट। तो yn का मतलब ये है, इस वाले फॉर्मेट में आपको दिख रहा था कि yn जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन जब आप इसको बाहर निकाल करके बाकी सारे वेरिएबल्स का फंक्शन के टर्म्स में लिखते हो तब इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पे जो आपका हाईएस्ट आपका दिख रहा है yn दिखा अंदर में, नहीं ना, इसको निकाल करके बाकी जितने वेरिएबल्स थे उसके फॉर्मेट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फॉर्मेट में आपको फंक्शन लिखा है, तो ये इज इक्वल टू ये, ठीक। अब कैपिटल F बदल जाएगा स्मॉल f, क्यों? क्योंकि यहां पे फंक्शन कुछ और था, यहां पे फंक्शन कुछ और है, इसलिए इसमें अंतर, मतलब कंफ्यूजन मत कर देना कि ये क्या है नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो चीज है ये है जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। परफेक्ट। लीनियरिटी की बात करते हैं। देखो, एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर आपको बोल ही दिया, ऑर्डर मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स विच अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे जग जाहिर है कि यहां पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो yn का मतलब कि आप nth टाइम डेरिवेटिव लिए हो y का x के रेस्पेक्ट में। y1 का मतलब आप एक बार डेरिवेटिव लिए हो y का x के रेस्पेक्ट में। समझ में? तो उसी तरह से अगर मैं बोलूं nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कहने का ये मतलब है उसको y जो वेरिएबल है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको आपने nth टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है, nth टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है। अगर मैं बोलूं सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 टाइम मैक्सिमम 2 टाइम डेरिवेटिव लिया है। फोर्थ ऑर्डर मतलब 4th टाइम आपने मैक्सिमम डेरिवेटिव लिया है। समझ में आ रहा? तो एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। इसको हम लीनियर तब बोलेंगे इफ द फंक्शन f इज अ लीनियर इन द वेरिएबल्स दिस। गौर से देखो, x को भूल जाओ, x को भूलो, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या हैं? y डैश, x और y को भूल जाओ, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या हैं? y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, वो सारे। f अगर फंक्शन है ये सबका और सबका लीनियर फंक्शन है, इसका भी लीनियर फंक्शन, इसका भी लीनियर फंक्शन, इसका भी लीनियर फंक्शन, सबका इंडिविजुअली लीनियर फंक्शन है, तब उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, लेकिन आपको क्वेश्चंस तो वर्ड फॉर्मेट में रहता है, तो आप इसका लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो घंटा सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम, तो इसलिए आपको लैंग्वेज समझना जरूरी है। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, इसको देखो, इसको खा जाओ बाबू, इसको खा जाओ। तुम कैसे खाओगे? चिबा चिबा करके, घोटना नहीं, चिबा चिबा के खा जाना। घोटोगे तो हो सकता है उधर चला जाए, निकल जाएगा, फिर आप इसको चिबा चिबा के खा देना, टेस्ट लेकर के खाना, हर टर्म इसको समझो। एन एक्स है, ए एन एक्स है, ये कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई किया हुआ है किसके साथ में? डी एन वाई बाई डी एक्स। मतलब ये हाईएस्ट ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट टाइम जितना बार उसका डेरिवेटिव किया है, तो सबसे ज्यादा तो हमको n ही दिख रहा है, इससे कम होगा n-1, इससे कम होगा n-2, करते 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 ये मिलेगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम बार आप डेरिवेटिव करते हैं वो उसका ऑर्डर होता है, तो ये इसीलिए हम तो इसको बोले ना nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखने का। anx dny by dxn प्लस an-1x dn-1y by dx, इस तरह से ऑर्डर घटते चला जाता है। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर लिखेंगे, फिर घटाते हुए चले जाएंगे, सारे कोएफिशिएंट्स बदलते चले जाएंगे, ठीक है। और साथ में राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन हो सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि g ऑफ x आप क्या लेना चाहते हो, मतलब क्या लेना चाहते हो नहीं, मतलब कोई भी इक्वेशन अगर आता है तो उसमें ये हो सकता है कि g ऑफ x 0 हो, 2 हो, 3 हो, कोई फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लोगैरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई और अलजेब्रिक फंक्शन हो, पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे g ऑफ x। जब आगे का चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे ना, तब डी ऑपरेटर वाला जब चैप्टर आएगा तब उसमें आपका ये g ऑफ x जो है ना, ये आपका बदलेगा। एक बार cos ax ले लो, एक बार sin ax ले लो, ये सब स्पेशल केसेस हैं।
तो मैं एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक समा बांध रहा हूं कि आपको स्टार्टिंग में ही फील करा दे रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अभी क्लासिफिकेशन बताएंगे टाइप्स का, तो आपको टाइप्स याद रखना है। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 वगैरह वगैरह इस तरह से। टाइप 1 में ये रूल लगाना है, टाइप 2 में ये रूल लगाना है। अगर जिस तरह से हम पढ़ाते चले जाते हैं और वही चीज एग्जैक्टली फॉलो करते चले जाते हो, 100% गारंटी हर सवाल बनेगा। 90 से 95% हर सवाल बनेगा। 5% की गारंटी कोई नहीं ले सकता, वो मैं भी नहीं लूंगा। ठीक है, नहीं तो बोल दूंगा मैं सर तो आप तो बोले थे 100%, तो 100% हुआ ही नहीं, ये सवाल छूट गया। अरे 5% का अनसर्टेनिटी, तुम क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या जीवन में है? कौन सोचा था इतना बड़ा एक कोरोना वायरस आ जाए? कोई सोचा था क्या? कुछ प्लान कर रहे थे ना कि अगली बार हम शादी ही कर लेंगे, बच्चे ही पैदा कर लेंगे, कुछ और ही कर लेंगे, या कुछ और यहाँ पे घूमने फिरने चले जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ इधर चले जाएंगे। उधर हो पाया सब? नहीं ना हुआ। तो जो सोचते नहीं होता है ना, उसी तरह से अनसर्टेनिटी हर जगह है। तो इसलिए हमेशा हम 100% पे तो जाते ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपना रेंज बढ़ाते रहे। अच्छा ठीक है, 90 से 95% उतना तक ठीक है। उतना भी अचीव कर लोगे ना, बहुत है, बहुत है उतना। तो ये जो है ना, ये आपका स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी के फॉर्मेट में है, इसी को याद रखना। अ नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन दैट इज नॉट लीनियर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इट्स डेरिवेटिव्स। सिंपल है। लीनियर किसको बोलेंगे? एक ऐसा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसके डेरिवेटिव्स के फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा, और जो उसके डेरिवेटिव्स के नॉन लीनियर फंक्शन होगा उसको नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। लीनियरिटी क्लियर हो गया, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्लियर हो गया। बहुत काम लगेगा, ये बहुत काम लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये फॉर्मेट अगर याद नहीं रहा तो, या फिर इसको समझे नहीं तो। देखो फर्स्ट में क्या है, ब्रैकेट में हम सब घुसेट दिए हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, फलाना ढिमका, सारे वेरिएबल्स आ गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये है किसमें? जनरल फॉर्म में। और ये वाला जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला सबसे बाहर निकाल करके और किसी और का फंक्शन बनाते हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। लीनियर किसको बोलते हैं, नॉन लीनियर किसको बोलते हैं, ये सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक नया टर्म है हमारे पास, ऑटोनॉमी। एनाटॉमी नहीं, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है नॉन ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑटोनॉमस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब यहाँ पे जो फंक्शन मैंने बताया था कैपिटल एफ, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का। कहने का मतलब, एक्सप्लिसिट कहने का मतलब होता है कि आप एक को सिर्फ और सिर्फ दूसरे के मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरे के फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, प्योरली एक्सप्रेसिबल है। जैसे यहां पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा तो सिर्फ y के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेस कर सकते हो। फंक्शन f इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। जो भी फंक्शन होगा ना, रियल वैल्यूड फंक्शन, उसको आप सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स में अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तभी आप उसको बोलोगे ऑटोनॉमस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और नॉन ऑटोनॉमस का मतलब यहां पे आप सेपरेट नहीं कर पाओगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इस केस में आपको x और y दोनों का फंक्शन लेना ही पड़ेगा, और मजबूरी है, आप x को और y को अलग नहीं कर सकते। तो f कंटेन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो फंक्शन है ना, इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे देखो x आ गया ना अंदर में, यहां पे आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर नहीं आता। तो इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आता, इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो वैसे केस में जब आपका रियल वैल्यूड फंक्शन आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी फंक्शन बन जाए, तब उस केस में आप बोलेंगे कि वो नॉन ऑटोनॉमस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बाहर खिसका सकते हैं आप, और ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल का है, तब आप उसको ऑटोनॉमस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। आपको दोनों तरह का पढ़ना है, दोनों तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले आप आइडेंटिफाई तो करोगे, बहुत लोग तो आइडेंटिफाई नहीं करते, नाम तक नहीं पता होता। रे ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। एग्जैक्ट ऑन एग्जैक्ट, क्लियर आर्ट इक्वेशन, फलाने ढिमका लगा देते हैं प्रॉब्लम, फिर फंस जाते हैं, ये तो नहीं बन रहा मेरे से। पहले टाइप्स पता होगा तब तो। कैटेगराइज इसमें इसी तरह से, इसमें आपको कैटेगराइज करना है।
क्लासिफिकेशन करना है। अच्छा, इतने तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये वाले में ये टाइप लगेगा, ये वाले में ये टाइप लगेगा, सबका अलग अलग बटा हुआ है। खिचड़ी नहीं पकाना है इसमें। फंडामेंटल्स पता रहेगा तब तो आगे बढ़ोगे ना। अब बात आती है सॉल्यूशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने स्टार्टिंग के क्लास में आपको दो क्लासिफिकेशन बताया था। ब्रॉड डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक अलग सा सेपरेट है टोटल डेरिवेटिव, वो अलग रखेंगे, उसको हटाओ। एक ऑर्डिनरी ओडीई और एक पीडीई। परफेक्ट। तो पीडी का पीडी में चलेगा क्लास, पीडी को भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। जैसे लिखा रहता है ना, सॉल्व दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई वैल्यू मांग रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब आपको एक फंक्शन देना है। एक फंक्शन का सॉल्यूशन मतलब आपको एक वैल्यू देना है। सुनो बात फिर से। डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन, वैल्यू। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फंक्शन होगा, फंक्शन का सॉल्यूशन एक वैल्यू होगी। तो जब भी अब से डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करो, नंबर्स मत खोजने लगना। नंबर तब मिलेगा जब उसमें आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस दिए रहेंगे और बोलेगा कि अच्छा ठीक है फाइनल आंसर बताओ या उसकी वैल्यू बता दो, उस फंक्शन की वैल्यू बताओ। लेकिन अगर बोलेगा सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर पार्शियल डिफरेंशियल या सॉल्व जनरली द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्या चाहिए? मोटा मोटा तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो सॉल्यूशन का एक डेफिनेशन लिखा है मैंने। सॉल्यूशन फाई से हम कोई फंक्शन है, फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A solution phi of an nth order ordinary differential equation is a function which contains at least n derivatives. At least n derivatives, अभी सुन लो, समझ में आ जाएगा। At least n derivatives for which f of, और ब्रैकेट में जो भी खिचड़ी पर सब कुछ डाल दो यहाँ पे। मैंने आपको बताया था x था ना, x था, y था, y डैश था, y डबल डैश था। अरे वही चीज है, x है, फाई x है, फाई डैश x है, फाई डबल डैश x है। ऐसे करते करते n तक जाएंगे। लेकिन ये वाला लाइन याद रखो। अरे घसो, फाड़ दो कॉपी, जो बताया था ना मैट्रिक्स में फाड़ देने के लिए कॉलम्स, उसी तरह से इसमें भी घसो फाड़ दो। nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो समझ लेना आपको कम से कम आपको n बार डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा। n बार डेरिवेटिव होना ही पड़ेगा, वरना नहीं है। ए सॉल्यूशन फाई ऑफ एन nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कम से कम आपके n डेरिवेटिव्स आएंगे ही। अगर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 4 डेरिवेटिव्स होंगे। फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 5 डेरिवेटिव्स होंगे। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 डेरिवेटिव्स होंगे। क्या? वो सब फंक्शंस में आएंगे। ठीक है? फॉर विच जब तुम फंक्शन में पुट करोगे तो ये आ जाना चाहिए 0। फंक्शन में ये सारे फंक्शंस, ये जो एक बड़ा फंक्शन है ना, इस बड़ा फंक्शन के अंदर वो जो तुम फाइंड किए हो, फाई ऑफ एक्स फाइंड किया, उसका डेरिवेटिव डालो, ये सब डालो, सब पुट करोगे तो अल्टीमेटली तुमको 0 मिलना चाहिए। तभी हम उसको फाई ऑफ एक्स को उसका सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है? लेकिन कंडीशन यही है कि आपका जो एक्स है ना वो इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए। x इन i का मतलब है यहां पे इंटरवल। इस इंटरवल को बोलते हैं, इसका डोमेन बहुत अलग अलग नाम है। द इंटरवल i इज नोन एज, पहला नाम पढ़ेंगे इसका द इंटरवल ऑफ डेफिनेशन, दूसरा नाम बोलेंगे द इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, द इंटरवल ऑफ वैलिडिटी, या फिर डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन। किसका? इस वाले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो फंक्शन का है, इसका इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन। बस आपका डोमेन है कि x आप बाहर से नहीं लिख सकते, इस इंटरवल से बाहर आप नहीं उसमें पुट कर सकते हो। ये उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है? अभी तो सिर्फ डेफिनेशन देखो, जब एग्जांपल से बताएंगे तब चीजें क्लियर होंगी। मेरा पर्पस अभी यही था आपको दिमाग में घुसाने का कि ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस नाम का 2 चीज होता है। ऑटोनोमस में सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। नॉन ऑटोनोमस में आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों का फंक्शन होता है। और सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किसको बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वगैरह वगैरह, और इसमें आई को क्या क्या चीज बोलते हैं। ठीक है? नोट करिए इसको। अभी जो इंटरवल का बात बताए ना सॉल्यूशन में, उसको देखो यहां पे।
एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम तुमको दो फॉर्मेट बताए हैं, दो फॉर्मेट, एक ऑटोनॉमस एक नॉन ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस क्या था? ऑटोनॉमस तुम बोले थे कि सर वो जो है ना y इज इक्वल टू, ये था सिर्फ ये y डैश इज इक्वल टू, ये इसमें सिर्फ f ऑफ y होता है। अगर ऐसी बात है तो इसको हम लोग ऑटोनॉमस बोलते हैं, ऑटोनॉमस बोलते हैं। और अगर y डैश x अगर है तो इसमें हम लोग f ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, x और y का फंक्शन होता है, तो इसको हम लोग नॉन ऑटोनॉमस बोलते हैं। अब पहचानो कि ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक ऑटोनॉमस ओडीई है या एक नॉन ऑटोनॉमस ओडीई है। ठीक है, पहचानते हैं किसका फंक्शन है। हमको तो दिख रहा है कि एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप क्या काम करो, y डैश को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दो, मतलब y डैश को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड फेंक दो। तो यहां से हम x y डैश को हम माइनस वाई लिख सकते हैं और y डैश को माइनस वाई बाय एक्स लिख सकते हैं। हो गया, सेपरेट हो गया। मैच करिए, ये y डैश ऐसा वाला है आपका या ये वाला y डैश ऐसा वाला है। गौर करो, राइट हैंड साइड में किसका फंक्शन है? x y दोनों का फंक्शन है। तो कैसा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन? ये बन गया मेरा नॉन ऑटोनोमस, नॉन ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन मतलब इसका इंटरवल आपको पता करना है। इंटरवल मैंने क्या बताया था, ये इसको बहुत तरह से बोल सकते हैं, इंटरवल ऑफ वैलिडिटी, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, इंटरवल ऑफ द डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक काम करते हैं ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आपने इसको रिफ्रेम किया था तो कुछ इस तरह से दिखा था, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको तो पता है, ये तो कौन नहीं कर देगा। अरे एक जैसा वेरिएबल को एक साथ रखो और उसको इंटीग्रेट कर दो। तो इस वाले टाइप को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब इक्वेशन सॉल्वेबल बाय डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कैटेगरी आएगा, वो सब अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आप देख लीजिए, ये फंडामेंटल तो आप बचपन से सीखे। तो हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है y है, तो हम क्या करते हैं, dy लिखते हैं और इधर लिख देते हैं y। ठीक है, और dx को इधर भेज देते हैं, माइनस रहने देते हैं, इधर dx और x रहने देते हैं। कोई दिक्कत? अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर किए इंटीग्रेट, इधर किए इंटीग्रेट। ये क्या हो जाता है हमको पता है, ये ln y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, इसको लिखेंगे ln x लिखेंगे। ठीक है, और साथ में क्या कर देते हैं, ln c, तो इसको हम कर देते हैं प्लस ln c कर दिए। ठीक, अब यहां पे ln y प्लस ln x इज इक्वल टू ln c, कांस्टेंट भी लॉग में के टर्म्स में है ताकि हमको सुविधा हो। यहां पे हम लिख चुके हैं ln एक्स वाई इज इक्वल टू ln c लिखा, दोनों साइड ln भगा दीजिए, तो यहां से आपको क्या पता चला, एक्स वाई की वैल्यू है c, तो आप लिख सकते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय x, c डिवाइडेड बाय x आ चुका है आपका आंसर। क्या ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है? क्या ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है? अच्छा, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो मेरा फंक्शन आया ना, ये सही आया है गलत आया। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे को ये पता चला एक्स वाई इज इक्वल टू सी ये फंक्शन है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो इसको आप लिखेंगे एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे x फिर dx, इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? dy बाई डी एक्स को आप y डैश बोल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ओरिजिनल में हमको दिया हुआ था? हाँ, तो इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, नो डाउट। तो इसका मेरे को सॉल्यूशन जो मिला है ना, ये फंक्शन मिला है y इज इक्वल टू सी बाई एक्स। लेकिन अब सवाल उठता है I है क्या? I है डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब
इसमें आप क्या क्या वैल्यूज पुट करेंगे जो ये आपका 0 आ जाना चाहिए, उसी को तो बोलेंगे ना सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन में कैसे लोग कंफ्यूज होते हैं। मुझे पता है कि ये मेरा मिल चुका है, ठीक है, ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस ये सब की कहानी खत्म हो चुकी है। सॉल्यूशन भी मेरे पास है y = c/x। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। देखो इसका सॉल्यूशन मेरे को मिला है, एक इक्वेशन मिला है, और ये तो जग जाहिर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिलता है, वैल्यू नहीं मिलता है, एक फंक्शन मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला हमको, y = c/x। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। परफेक्ट। मैच करें या वेरीफाई करें कि ये सही है गलत है। आप एक काम करो, इसको और इसके एक बार डेरिवेटिव लेके सब कुछ इसमें पुट कर दो। देखो राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है तो परफेक्ट सही सॉल्यूशन है, नहीं आ रहा तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको यहां पे तो पहले पुट करना पड़ेगा x। तो आप रखिए x ऑलरेडी है, रहने दीजिए। यहां पे आपको y' डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको y' की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, y लिखिए c/x, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। dy/dx क्या होता है, अब बोलेगा सर c कांस्टेंट हो जाएगा और ddx ऑफ 1/x, ठीक है। क्या होता है ये dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 1/x होता है -1/x²। तो इसको आप लिखेंगे -c/x²। तो dy/dx और कुछ नहीं है, y' ही है। तो y' की जगह हमको ये डालना है, डालो यहां पे -c/x² डाल दिया, परफेक्ट। इसके बाद क्या करना है, y के जगह ये डालना है, तो हम डालेंगे c/x। देखो यहां पे ये कटा, -c/x प्लस c/x कट छट बन गया 0। आया समझ में सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को कभी इस नजरिए से देखे थे, जब तक तुम इस नजरिए से नहीं देखना शुरू करोगे ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल नहीं बनेगा। लिख लो, रजिस्टर में साइन करके दे देते हैं, स्टैंप में पेपर में मुहर मार के भी दे देंगे। कहीं पे भी मिलोगे ना तो आकर बोलना कि सर आपने बताया था और ये सब ऐसा ही हुआ था। मिलोगे ना तब तो एक स्टैम्प पेपर लेकर के आना, साइन करके देंगे हम कि फंडामेंटल्स अति आवश्यक होता है हर विद्यार्थी के लिए। उड़ उड़ के ना जाएं, उड़ उड़ के जाएंगे तो आप भी उड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, ठीक है। सॉल्यूशन आ गया समझ में, पूरी तरह से समझ में आ गया, अरे क्या था इसमें। लेकिन अब सवाल उठता है, ये इंटरवल है क्या। ये इंटरवल और कुछ नहीं, वो सारी x की वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, जो आप इसमें भर सकते हो। तो मुझे पता है कि y = c/x है ना। क्या ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, नहीं। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन बोलोगे सर इसका तो डोमेन R है, -0 है। हर जगह डिफाइंड है, बस 0 को छोड़ करके। 0 डाले ना सर तो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्यों डालें 0, नहीं डालेंगे। तो ये बन गया मेरा डोमेन, यही बन गया रे, अरे यही हो गया आपका इंटरवल, यही बन गया आपका इंटरवल। आया समझ में। बस x की जो वैल्यू है ना, x की सारी वैल्यूज इसी के ले सकती है। तो आप फाइनली लिख सकते हो, जब आपने लिखा ना तो लिख देना यहाँ पे x बिलोंग्स टू R-0। तो एग्जामिनर बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा, बोलेगा अच्छा इसको ये भी पता है। तो जब भी टाई होता है ना किसी दो धुरंधर में, तो देखा जाता है कि एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है। तो आप अगर इसका डोमेन भी, इंटरवल भी डिफाइन करके दे दोगे, तब उसके आंख में लगेगा अरे वाह कहां थे ये स्टूडेंट, तो आपको बोनस मिलेगा। नोट करिए इसको। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला एक मैटर है। तो ऑर्डर का मतलब पता है आपको क्या है। सबसे पहले 2 स्टेप्स हैं। देखिए पहला स्टेप में आपको करना है कि पहले आपको पिक करना है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। आपने चुन लिया या पहचान लिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, उसके बाद आप जाओगे और पता करोगे कि उस डिपेंडेंट वेरिएबल को मैक्सिमम कितनी बार उसकी डेरिवेटिव ली गई है। तो जितनी बार मैक्सिमम उसकी डेरिवेटिव ली जाएगी उसको हम उसका ऑर्डर बोलेंगे।
डिग्री करने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। ये जो आपका रेडिकल्स, फ्रैक्शंस, पावर, ये सब ना, ये सब को भगा देना पड़ेगा। दूसरा, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व्ड इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो जितनी बार आपकी मैक्सिमम डेरिवेटिव ली गई है उसका पावर कितना है, उसको हम लोग उसके डिग्री बोलते हैं। और अगर मान लीजिए आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, किसका, डेरिवेटिव का, तब उस केस में आपकी जो डिग्री है ना वो डिफाइंड नहीं होती। जैसे मान लो लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स, या साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, या ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट ई टू द पावर ऑफ dy बाई डी एक्स। तो ऐसे सब केसेस में आप क्या कर रहे हो, लॉग इसका फंक्शन ले रहे हो, डेरिवेटिव का फंक्शन ले रहे हो, है कि नहीं, फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव, लॉग फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव, साइन फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव। तो ऐसे केसेस में आप इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ये डिग्री डिफाइंड नहीं होती। कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, इसको हम लोग देखते हैं और इसका ऑर्डर और डिग्री खोजते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें और कुछ करने हैं नहीं, डायरेक्ट सिंपल से पता है मेरे को। सबसे पहले हम इसका डिपेंडेंट वेरिएबल खोजिए कि कौन सा डिपेंडेंट है। मुझे दिख रहा है कि आप y का डेरिवेटिव ले रहे हो, y का डेरिवेटिव ले रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो मैं बहुत ही फ्रीली आनंद से बोल सकता हूं कि x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। y पता चल चुका है कि y डिपेंडेंट है। अब देखना है कि मुझे y का मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव लिया गया है। तो मुझे तो दिख रहा है कि एक ही बार है मैक्सिमम, तो मैं बोलूंगा कि इसमें जो ऑर्डर है ना वो तो है 1, नो डाउट, क्योंकि एक ही बार इसका डेरिवेटिव लिया गया है। अब डिग्री अगर पूछे मेरे को, डिग्री अगर कोई पूछे तो मेरे को लग रहा है कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव ली गई है उसका पावर देखिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव, इसका मैक्सिमम, हाईएस्ट पावर कौन है, ये भी है 1, ये है 2। इसमें से क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व्ड, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व्ड। तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, लेकिन हाईएस्ट कौन है, 2, तो हम लेंगे डिग्री इसका 2। ठीक, दूसरे में आ जाओ। दूसरे में हमको दिख रहा है कि कुछ पावर्स ऐसे कुछ हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ है ना, आप डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते, आप इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसे जाने से पहले आपको सबसे पहले आपको डिपेंडेंट वेरिएबल चुनना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपको मिल गया है, ठीक है, हमको तो दिख रहा है y का डेरिवेटिव है, तो डिपेंडेंट है मेरा y, परफेक्ट। कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव ली गई है, यहाँ पे हमको दिख रहा है एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव, मैक्सिमम 2, तो इसका हम लोग ऑर्डर बोलेंगे 2। डिग्री क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसका हाईएस्ट पावर। इधर तो देखना ही नहीं है, अरे छोड़ो, इधर तो देखना ही नहीं है, ये है ना, तो इसमें है क्या, फ्रैक्शन तो नहीं दिख रहा, तो एज इट इज रहने दो। इसका पावर कितना है, पावर तो हमको दिख रहा है 2, तो इसको हम बोलेंगे इसकी डिग्री भी जो है ये भी है हमारी 2। अगर मान लो इस केस में यहाँ पे d2y बाई डी रहता, तब हम इस केस में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है। आपको इसको देखना है ना, इसका पावर देखना है, तो ये निकल गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है, 3, तो आंख बंद करके आप बोलोगे, मतलब आंख खोल करके, ऑर्डर हो गया 3, डिग्री क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई अगर नहीं करोगे तो बोलोगे सर इसका डिग्री हो जाएगा 2, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर में देखिए फ्रैक्शन है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, पूरे पे आप लगा दीजिए पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगा दिया पूरे पे 1/3, तो ये क्या बन गया, इसको भगाना है एक्चुअली, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसको मैं मिटा करके फ्रेश से बनाता हूँ। ऑर्डर समझ में आया, ऑर्डर तो 3 है। अब देखो क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर है, और इसके माथे में है आपका 4/3।
यहाँ पे आपको इसको करना है d2y बाई dx2। मैक्सिमम दिख रहा है आपको पावर 3, तो इसका मतलब इसका हमको हाईएस्ट पावर फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे का पावर है 1/3, है कि नहीं। अब देखो 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग। याद करो वो दिन जब मैंने आपको सिखाया था कि 1 प्लस एक्स, मैंने सिखाया था, पता नहीं सिखाया कि नहीं सिखाया, आपने सीखा होगा ना। 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये जानते हो ना, ये सब तो बचपन से लोग सीखते हुए आते हैं। तो इसको तो हम उस तरह से लिख सकते हैं ना, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मेरा दुश्मन है, उसको भगा देते हैं। इस पूरे टर्म को मैं 3 से पावर दे रहा हूँ, इसको भी मैं इधर भी 3 से पावर दे रहा हूँ। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम आसान हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये पावर बन जाएगा आपका 4 का। तो इसका मतलब ये कि आप इसको लिख सकते हैं dqy बाई dx क्यूब। इसका आप स्क्वायर रखिए, इसको आप अलग रखिए, ये जो बी है ना, इसको आप एकदम अलग रखिए, सेपरेट करके स्क्वायर, ठीक है। इसका पावर मेरे को ले लेना है किसका, पावर 4 का। और राइट हैंड साइड में तो आ गया आपका d2y बाई dx2, इसका पावर 3 आ गया। लेकिन हमको मतलब इधर है तो हम इधर ध्यान देंगे, इधर रहे न रहे हम उसको कोई मतलब नहीं। अब 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन उड़ा दो तो लगा दो यहाँ पे। सो हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स का मतलब दिस इंटू दिस, एन का पावर क्या है, एन है, तो आप लिखेंगे 4 लिखा। उसके बाद आपने क्या किया, डी क्यूब 4 को एन एक्स, यहाँ पे इसको आप पूरे चीज को आप एन एक्स मानो, इस पूरे चीज को आप एक्स मानो। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन करना है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस, इस तरह से चलते हुए चला जाता है। तो पावर में है आपका 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस करिए, 4 लिखिए, फिर क्या करेंगे, 4 माइनस 1 देंगे, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई बाय एक्स क्यूब, ये आपका एक्स है, इसका आपको स्क्वायर करना है। देखते जाओ, ये एक्स आपने इधर माना था ना, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर को आपने एक्स मान लिया है, ठीक है। तो एक बार एन एक्स किया, एन इंटू एक्स किया, फिर n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर किया, प्लस अब कहाँ जाओगे, 4 इंटू 4 माइनस 2 जाना है, तो लिखेंगे 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, मतलब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब जाना है मेरे को, ठीक। फिर 4 इंटू 4 माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर, पावर में देना है क्या मेरे को, 4। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, अरे 4 माइनस 4 0, बाद वाला टर्म तो होगा ही नहीं। आपने पूरा एक्सपेंड किया ना इस चीज को, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है आपका, राइट हैंड साइड में है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका करना है आपको क्यूब। अब बन गया है आपका फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे अगले स्टेप में, तब इसका पावर आ जाएगा आपका 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूनी 6, तब ये बन जाएगा आपका 6, पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो इसका पावर आ जाएगा आपका 8, पावर हो गया आपका 8। कोई दिक्कत, और ये कांस्टेंट वैल्यूज है तो मान लो ना कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है। अब बन चुका है रेडी। इसमें आप देखिए कि सबसे मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कहाँ हुआ है, आपका तो यहां हुआ है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है। तो आप इस केस में आप क्या बोलेंगे, इसका मेरा ऑर्डर तो पता था मुझे कि ये है 3, ऑर्डर तो पता है 3, लेकिन डिग्री कितना है, इसका पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 8, तो ये डिग्री हो गया मेरा 8। कितना कुछ करना पड़ा इसको करने के लिए, आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा आपको एक्चुअली। नहीं तो हमको दिख के भी लग रहा था मैक्सिमम आपका 4 2 8 ही होने वाला है, लेकिन डायरेक्ट वैसा थोड़ी बोल सकते हैं, एग्जाम तो प्रूफ मांगता है।
तो आपको तो पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा ना। इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको कोई और इससे अच्छा तरीका को और कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके वो सॉल्यूशन आप बता दीजिए, ठीक है। और बताइए कि इस चीज को सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या हो रहा है। हो सकता है हम गलत पढ़ा रहे हो सकता है फिर से ट्रैप हो सकता है ना, तो आप हिंट दे रहे हैं, ट्रैप भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन को आप लीजिए, खुद से ट्राई करिए और बताइए आपका ऑर्डर और डिग्री क्या आ रहा है, क्या मेरे ऑर्डर डिग्री से मैच कर रहा है या आपका कुछ और आ रहा है, या आप मेरे को चैलेंज करना चाहते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर चैलेंज करना चाहते हैं इस क्वेश्चन पे तो वेलकम, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मुझे अगर कोई चैलेंज करता है या नॉलेज फाइट इस तरह से करता है, ठीक है। बस वही है, तमीज होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, बदतमीजों की तरह नहीं करना वरना खिसका देंगे इधर से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन या प्रिमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम बताए थे, लेकिन सॉल्यूशन जो होता है ना उसका अलग नाम एक और होता है, प्रिमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए, फंसाने के लिए दे दे द प्रिमिटिव ऑफ द फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अरे कुछ नहीं, सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, ठीक है। ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट सॉल्यूशन। जानते हैं हम लोग, ये भी हम लोग सीखे कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई एक नंबर होता है और इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक फंक्शन होता है, ठीक। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज पड़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। जनरल सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर का है तो उस डिफरेंशियल उसके सॉल्यूशन जो आप फाइंड करेंगे मतलब फंक्शन में आपके 4 कांस्टेंट्स आने चाहिए, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आने चाहिए। उसी तरह से आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर 2 ऑर्डर का है तो उसके सॉल्यूशन में आपके 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आने चाहिए, अगर है तब उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स भगा देंगे, कांस्टेंट्स की जगह कुछ वैल्यूज पुट कर देंगे, वो सब क्वेश्चन में दिया रहता है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन में कांस्टेंट्स पुट कर देते हैं, जिसके कारण से आपका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होता है ना वो भाग जाता है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता, उसके जगह उसकी वैल्यू आ जाती है। तो एक पर्टिकुलर सिर्फ फंक्शन मिल जाता है, तो वो जो सोल्यूशन होता है फ्री होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। अब सवाल उठता है कि कोई अगर इक्वेशन है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएट द फंक्शन सक्सेसिवली एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले आप इक्वेशन फ्रेम करिए, इक्वेशन में देखिए कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं तो आप 2 बार डेरिवेटिव लेंगे, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं तो 4 बार डेरिवेटिव लेंगे। फाइनली फिर क्या करेंगे, एंड देन एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को भगा देना है, वहां पे कुछ और फंक्शन के टर्म्स में, आपको वेरिएबल्स के टर्म्स में चीजों को डाल देना है। तो 2 एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू a,0। तो इसमें तो सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि कोई भी सेंटर पॉइंट है, अगर मान लीजिए h, k, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और यहां पे आपको बोल दिया इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस सपोज r दे दिया, पासिंग थ्रू a,0। मतलब एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें a,0 से वो पास कर रहा है सर्कल कुछ इस तरह का। a,0 तो जानते हो ना, सपोज यहां a, तो ये सर्कल है a,0 और इसका रेडियस है सपोज r। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी ये सर्कल अगर है जिसका रेडियस है होता है r, और अगर ये पॉइंट है h, k, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है जानते हो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या दी हुई है, a,0। तो आप डाल दोगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, आप लिखोगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बना है। अब इसी इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में देखना है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आप फाइंड करोगे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हमको तो दिख रहा है कि x वेरिएबल है,
एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। आर मेरा कांस्टेंट नहीं है, आर मेरा क्या है, रेडियस है, तो ये भी एक वेरिएबल ही है ना। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, r वेरिएबल्स हैं, आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगर मान लीजिए b रहता कुछ तो दो आर्बिट्ररी होते, यहाँ पे तो आपका काम आसान है, तो इसका मतलब एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को आप सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लेंगे। तो करते हैं एक बार डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव आप जब देंगे तो क्या करेंगे, चेन रूल जानते हैं ना, देखो एकदम पूरा हम बच्चा लेवल से पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगा, ये आसान लग रहा होगा, लेकिन पहली बार कर रहे हैं इसलिए सुन लीजिए। मेरे को डेरिवेटिव लेना है। अब सवाल उठता है सर किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। यहां तो आपको किसी को भी एक तीन वेरिएबल्स हैं ना आपके, तो इसमें से एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट खोजना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इस पे हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इस पे मेरा ग्राफ बन रहा है, तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, x है y है, तो y को मैंने एक डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया है, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया है, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करना है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर मुझे करना है, दोनों साइड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर करना है, राइट। तो इसको देखिए चेन रूल लगा दें यहाँ पे, डी बाई डी ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट चेन रूल से। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लिख ही सकते हैं ना ऐसे। और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका रेडियस, तो आप इसको लिखेंगे डी बाई डी आर, नहीं ये आपका रेडियस तो ये कांस्टेंट है ना, हाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि आपको रेडियस एक पर्टिकुलर केस के लिए इसका कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 0। अब देखो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस ए इंटू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस यहां पे आ जाएगा आपका y 2y इंटू वाई, इसके जगह पे हम y डैश लिखते हैं और इज इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ए, ये मेरा बन गया। अब यहां से हम क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करना है चीजों को, क्योंकि मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट भगा देना है। तो मेरे को इक्वेशन से ये पता था कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हम आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से x माइनस ए को लिखा जा सकता है प्लस माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पे भर देते हैं इसको 2 टाइम्स प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू इसका इस साइड भेज दो तो माइनस 2 इंटू वाई डैश हो जाएगा, फिर 2 कट जाएगा आपका, दोनों साइड आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। जब इधर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाइए, तो आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर, नहीं इसको उधर भागा देते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर आप इधर रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। तो ये बन गया मेरा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आप वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आप लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन।
आप इसी फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये था पहला पार्ट, हो गया ना। इसको और सिंप्लीफाई कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ये देखने में सुंदर लग रहा है तो मैं इसे लिख ले रहा हूँ। वाई स्क्वायर हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ये बन गया है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ से? इक्वेशन क्या था आपका? इक्वेशन आपने फाइंड किया था x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन था और इससे आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा। जब हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होता है, तब यहां से वापस आपको फिर से लेकर के चलेंगे। ये था आपका पहला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा मेरा इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। पहले तो देखो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब मेरे को 2 बार सक्सेसिवली डेरिवेटिव इसका फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करते हैं। एक बार फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2b x। एक बार और फाइंड करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा आपका सिर्फ 2b। ठीक है, तो यहां पे इसको हम क्या y डैश बोल सकते हैं? बिल्कुल। इसको हम लोग y डबल डैश भी बोल सकते हैं। तो आप इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आप इस फॉर्मेट इस नोटेशन में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? भगा देना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को भगा देना है। कैसे भगाएंगे? यहां से मुझे पता चला कि y जो डबल डैश है ये है आपका 2b। मतलब आप 2b के आप b के जगह पे y डबल डैश बाई 2 पुट करेंगे और यहां पे इस वाले इक्वेशन में y डैश आपको दिख रहा है कि a प्लस 2bx है। ठीक है, तो b को यहां डाल दो, यहां से a निकल जाएगा। तो यहां से आप y डैश इज इक्वल टू a लिख सकते हैं प्लस, और बेटर है 2b डाल दो। 2b डालोगे तो y डबल डैश आ जाएगा और ये इधर x आ जाएगा। देखो ना, यहाँ पे आप 2b का मतलब y डबल डैश, तो 2b का मतलब ये, यहाँ से a निकाल लो तो a क्या निकलेगा? y डैश माइनस y डबल डैश x। आप a का वैल्यू निकाल लिए और आप b का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, मतलब y डबल डैश बाई 2। अब इस a और b को बस डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए, हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट करें, देखो y इज इक्वल टू a के जगह पे डालोगे ये तो मिलेगा y डैश माइनस y डबल डैश x टाइम्स x है तो रहने दो। b के जगह पे आप डालोगे y डबल डैश 2 बाई 2 और इधर x स्क्वायर। फिर y इज इक्वल टू y डैश x रहने दो माइनस y डबल डैश x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y डबल डैश बाई 2 x स्क्वायर हो जाएगा। ये एक जैसा है तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू y डैश x और 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब माइनस 1 बाई 2 है ना। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे? यहाँ से आप कर लेते हैं ना, इधर 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब माइनस 1 बाई 2, सो माइनस y डबल डैश एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हो गया। आप इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, या फिर आपका मर्जी है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2। बन गया ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसको आप इस तरह से रहने दीजिए। ये बन गया है आपका आंसर। आई होप आज के लेक्चर में हम लोग जितना कवर किए उतना तो चीज़ें आसान हो गई होंगी। मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पढ़ते जाएं, मैं पढ़ाता जाऊँगा और कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आराम से आसानी से आपके दिमाग में फीड होते चले जाएंगे। देखो आज मैंने काफ़ी एफिशिएंट तरीके से अपना सारा दिया। ठीक है, इस तरह से प्रेशर नहीं रहता ना, तो टीचर को रहता है कि हाँ ठीक है वो अपने तरीके से डिलीवर कर पाता है। अब वही चीज़ मैं अगर वैसा प्रेशर या टेंशन लेकर करूँगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, फिर उतना 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाएगा। ठीक है,
तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे। कल के लेक्चर में हम बता देते हैं क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन बताएंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ब्रॉड क्लासिफिकेशंस बता देंगे, कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, ताकि आपके माइंड में एक होता है ना माइंड मैपिंग हो जाएगा आपका, कि आपको वो देख के पता चल जाएगा, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला इस पार्ट का है, ये वाला इस पार्ट का है, ये वाला इस टाइप का है। तो माइंड रिफ्रेम करने में आपको सहूलियत होगा, क्योंकि हर टाइप में आपको अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे, तो माइंड मैपिंग होना जरूरी है। और डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर के लिए खासकर, ओडी के लिए खासकर, कि आपको माइंड मैपिंग होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्वेश्चन दिखते ही पता चल जाए कि कौन से टाइप में फिट बैठेगा, कैसे सॉल्व होगा। वरना तो पता ही नहीं चलता कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, फिर हिला ही नहीं पाते क्वेश्चन, और फिर कौन सा कुछ और मेथड लगाते हैं, कुछ और लगाना रहता, देखने में लग रहा था इस टाइप का, पहचान नहीं पाते, लगा देते कुछ और मेथड, फिर परेशान। तो वैसा नहीं होगा। कल से हम लोग काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन करके। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक। और ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जा करके वहाँ पे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। और बहुत लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। अरे लाल कलर का बटन है, लिखा हुआ है ना SUBSCRIBE, उसका मतलब होता है सब्सक्राइब। पैसा नहीं लगता है, केव टाका मांगছে না, ठीक है। सब्सक्राइब बटन टिपून, सब्सक्राइब बटन जब टिपोगे ना, और बगल में जो घंटा का बटन है, तो उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशंस मिलता है। मुझे लगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये सब लोगों को पता है, लेकिन मैं अपना एनालिटिक्स देख रहा था यूट्यूब का, आधे से आधे मतलब व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं किए। अरे पैसा अगर लगता ना तो वो अलग बात होता, अच्छा ठीक है हम पैसा लगे हम नहीं करेंगे सब्सक्राइब। बटन टिपने में कुछ नहीं, पैसा नहीं लगता है, उससे अब नोटिफिकेशंस होता है, उससे हमारा फायदा होता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ने से हमारा फायदा होता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि कौन सा व्यूअर्स को, कैसा ऑडियंस को किस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस हिसाब से हम अपना कोर्स डिजाइन करेंगे। समझ में आया? सबके पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे पैसा पैसा। और एक चीज तो फैक्ट है कि दुनिया जो चल रही है ना, पैसे के बदौलत ही चल रही है, और पैसे ही से ही चल रही है, ये फैक्ट है। तुम भी जो पढ़ रहे हो ना, नाम के आगे डॉट डॉट लगा, पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, अरे पहले खुद का तो सेवा करो, तब तो समाज सेवा करना। ये लोग ना मास्क डाल करके इस तरह से घूमते ना, मतलब रियलिटी फेस नहीं करना चाहते। दुनिया में घुमाओ, नजर घुमाओ, किस लिए कर रहे हैं, सब पैसे के लिए कर रहे हैं। यूट्यूब से अर्निंग होती है, इसलिए यहाँ पे फ्री लेक्चर्स मिल रहा है। यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती ना, तो फ्री नाम का इस तरह से इमोशनल से वैसा खेला नहीं जाता आप लोगों के साथ में। समझ में आया? एक तरह से इनपुट होना अति आवश्यक है। फंक्शन में सिखाया कि नहीं, बिना इनपुट के आउटपुट मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, ठीक है। तो आपको एक तरह सोर्स ऑफ इनकम तो खुला हुआ है ना, तो इसलिए तो फीस नहीं मांगा जा रहा है आपसे। तो सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे, फैलाओगे भी नहीं, ट्रैफिक नहीं बढ़ोगे, तो कहाँ से आएगा? बस चैनल हो जाएगा क्लोज, तुम अपना जाल बजाना, हम तो अपना वर्क में बिजी हैं, ठीक है। हमको थोड़ी कुछ कमी है, हम अपना वर्क में बिजी हैं, अपना नहीं भी बनाएंगे वीडियोस तो मेरा चलेगा आराम से। रिसर्च वर्क करेंगे आराम से, जो करना है हमको गवर्नमेंट पैसा देते रहेगी, ठीक है। और अपना हम सारा डेडिकेशन उधर देते रहेंगे। आपका लॉस हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। खोजते रहना, फिर खोजते रहना। अभी जो मिल रहा है ना पका पकाया, मिलते रह जाएगा फिर। इसलिए सपोर्ट करो म्यूचुअली, तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।